बहने लगी है चुनावी बयार, अब होंगे विकास के बड़े बड़े वादे, गांव से शहर तक चमकाने के वादे। हर वादे का एजेपी न्यूज करेगा पड़ताल, क्योंकि आप देख रहे हैं चुनावी एक्सप्रेस सिर्फ और सिर्फ एजेपी न्यूज पर। नमस्कार, मैं प्रकाशनी पांडे, आप देख रहे हैं एजेपी न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम कमील उर्फ साहिब फारूकी, जो कि विधानसभा 346 मुबारकपुर आजमगढ़ से हैं। आपका एजेपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। जैसे कि सर आप विगत कई वर्षों से समाजवादी पार्टी के साथ भी हैं और जनता के बीच में हमेशा आप रहते भी हैं और जिला सचिव भी हैं आप समाजवादी पार्टी से, और आपके जिले की ही मुबारकपुर जो विधानसभा सीट है उसको लेकर के काफ़ी चर्चा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरी जो मुबारकपुर विधानसभा है वो एक ऐसी विधानसभा है जो अपने इलाके में बसने वाले तमाम लोगों को एक माइनर इंडस्ट्री के रूप में बहुत सारा उन्हें रोजगार देने का काम करती है, क्योंकि जो रेशमी साड़ी और जो साड़ी उद्योग है, जो साड़ियाँ बनारसी साड़ी के नाम से मशहूर है, उनका मोस्टली साड़ियों का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो मुबारकपुर में ही होता है। और मुबारकपुर विधानसभा जबकि सरकार का रोजगार को बढ़ाने में कोई बहुत बड़ा योगदान या कोई ऐसी योजनाएं वहां पर संचालित नहीं की गई जो बुनकरों को किसी प्रकार की सहायता प्रदान करती और वो उनके विकास को गति प्रदान करती, फिर भी वहां का जो कारोबारी है या वहाँ काम करने वाला है या वो कारीगर है, बुनकर है, मजदूर है, वो अपनी कलाकृति के दम पे और अपने निजी संसाधनों से वो अपने तो खुद रोजगार अर्जित करता है, साथ में दूर दराज के इलाके को कम से कम आप ये मान के चलिए कि 20-25 किलोमीटर के रेडियस में वो और लोगों को भी रोजगार फराहम करने का काम करता है और दिलाने का काम करता है। तो मुबारकपुर में जबकि पिछली समाजवादी सरकार ने कुछ बहुत अच्छे काम किए, जिसमें समाजवादी सरकार ने विपणन केंद्र का निर्माण कराया, लेकिन सरकार के जाने के बाद क्योंकि वो सरकार के आखिरी दिनों में ही वो निर्माण मुकम्मल हो पाया था और उसके बाद वो उसमें किसी प्रकार की जो व्यापारिक गतिविधियां संचालित होनी चाहिए थी वो बिल्कुल शून्य रह गई, सरकार बदल गई। उसके अतिरिक्त मुबारकपुर के अंदर समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी सरकार ने अपने दौर में एक बस स्टेशन का निर्माण किया, बहुत ही खूबसूरत शानदार बस स्टेशन का निर्माण किया, लेकिन सरकार के जाने के बाद उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया और जिस तरह से संचालन बसों का, गाड़ियों का वहां से होना चाहिए था और मुबारकपुर के वासियों का यात्री के रूप में जो लाभ उससे उठा सकते थे, उससे वो वंचित रह गए कहीं ना कहीं। जैसे कि इस बार यहाँ से मुबारकपुर सीट से कौन चुनाव लड़ने वाला है? देखिए, ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि टिकट किसको दिया जाएगा और प्रबलतम दावेदार में वहाँ पे अखिलेश यादव जी और अभी वहाँ पे मिर्जा वसीउद्दीन बेग गुड्डू, उसके अतिरिक्त चंद्रदेव राम करेली और अभी जबकि बसपा से सपा में आने की संभावना है गुड्डू जमाली साहब के, जो निवर्तमान विधायक रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी से थे। माननीय अखिलेश यादव जी से उनकी मुलाकात हुई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से। अब ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व को करना है पार्टी के कि वहाँ किसको मैदान में उतारती है और जिसको भी पार्टी वहाँ मैदान में उतारती है, समस्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और वहाँ पे जो भी वरिष्ठ पदाधिकारीगण होंगे मुबारकपुर विधानसभा के, वो अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। वो प्रत्याशी विशेष कार्यकर्ताओं के लिए या नेतागण के लिए उस क्षेत्र के या बड़े कार्यकर्ताओं के लिए माने नहीं रखता। जिसको पार्टी टिकट देगी, समस्त कार्यकर्ता उसको विजय दिलाने के लिए प्रयासरत और संघर्षरत हो जाएंगे। जैसे आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, एक रूप से सिपाही भी हैं, तो आजमगढ़ जिले से कितनी सीट आ सकती है समाजवादी पार्टी? देखिए, जो वर्तमान राजनीतिक परिवेश है और जिस तरह से जनता बिल्कुल
परेशान है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो अन्य किसी प्रकार की किसी भी उद्योग धंधे से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, तमाम क्रियाकलाप बिल्कुल नगण्य और शून्य स्थिति में है। ऐसी परिस्थितियों में मैं समझता हूँ जनपद आजमगढ़ की ही नहीं बल्कि समस्त प्रदेश की जनता बिल्कुल त्राही त्राही कर रही है और वो एक बड़े परिवर्तन के लिए लगातार प्रयासरत है और जनता एक उद्घोष कर रही है कि हमें परिवर्तन चाहिए। तो इस क्रम में जबकि आजमगढ़ तो विपरीत परिस्थितियों में भी सबसे सशक्त ध्वजारोहक समाजवादी पार्टी का रहा है और उसने अपने विजय ध्वज को फहराया है, तो इस बार समाजवादी पार्टी की जनपद आजमगढ़ से 10 की 10 सीटें जो है समाजवादी पार्टी को मिलेगी और वो विजय पताका 10 की 10 विधानसभाओं पे फहराएगी। जैसे पिछली बार मुबारकपुर विधानसभा से गुड्डू जमाली बसपा में थे, अब बसपा से सपा में आ गए हैं और वहां से चुनाव भी लड़ने की आशंका है, लोगों का मानना है, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं अगर उनको मिलता है? देखिए, शीर्ष नेतृत्व अगर गुड्डू जमाली को टिकट देता है, वो पार्टी के प्रत्याशी घोषित होते हैं, तो समस्त कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के उनके साथ उनको जिताने के लिए काम करेंगे। जैसे उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे कुछ मुकदमे दर्ज हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब उन मुकदमों की उन FIR को मैंने न पढ़ा है, न मैं उन कापियों को जानता हूँ, देखा है मैंने मुकदमे की स्थिति क्या है, किन धाराओं में वो मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, उनमें और किस तरह के एविडेंस कलेक्ट हुए हैं, चार्जशीट फाइल हुई है नहीं हुई है, आरोप तय हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अब ये सारे मामले न्यायालय के अंदर हैं और किस न्यायिक प्रक्रिया में है इस वक्त, किस स्टेज पर है, उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं, इसलिए इस पर कोई मैं विशेष टिप्पणी करने में असमर्थ हूँ कि उसमें क्या हो रहा है और वो उनके छवि पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, अभी मैं इस पे कुछ कहने में असमर्थ। जैसे आपके जनपद के समस्त विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और आपके प्रत्याशी की अभी कोई घोषणा नहीं हुई, अभी बाकी है, तो इसके लिए आप क्या मतलब सोचते हैं कि इसका क्या मुख्य कारण है? देखिए, पिछले कई विधानसभा चुनावों में मुबारकपुर समाजवादी पार्टी ने मुबारकपुर विधानसभा में बहुत बढ़िया परफॉर्म करने के बावजूद वो उसे जीत में बदलने में असमर्थ रही थी और इस बार एक बहुत विजय का उद्घोष अभी से सुनाई दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में शीर्ष नेतृत्व समाजवादी पार्टी वो इस बात का पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाना चाहता है कि जहां जिले की सारी सीटें जीती जा रही हैं वहां मुबारकपुर सीट को भी जीता जाए, इसलिए प्रत्याशी का चयन बहुत सोच समझ के करना है और ये निर्णय आने में जो देर हो रही है वो उस पर कहीं न कहीं मंथन चिंतन और उसके बाद एक सकारात्मक और सफल होने वाला निष्कर्ष निकल के आएगा। इसी कारण अभी थोड़ा सा विलंब है और बहुत जल्दी वहां प्रत्याशी की घोषणा होगी, नाम की घोषणा होगी प्रत्याशी की। आपकी विधानसभा की जो मुख्य समस्याएं हैं जैसे कि वो क्या क्या है? देखिए, हमारे विधानसभा की मुख्य समस्या, जब एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा था, मैंने पूर्व में भी एक अनुमान लगा लिया था कि ये भविष्य की एक बड़ी समस्या को भी जन्म देगा। विकास रोड के माध्यम से बहुत नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो, क्योंकि बेहतर ट्रांसपोर्टेशन ही एक अच्छे डेवलपमेंट की ओर ले जाता है। लेकिन उस डेवलपमेंट के होने वाले कार्य अगर मानक के अनुरूप नहीं है और दूरदर्शिता के साथ अगर नहीं किए गए या उनके मानकों में किसी प्रकार का परिवर्तन कर दिया गया तो उसके परिणाम जो है वो दुष्प्रभावी भी हो जाता है, कभी कभी परिणाम दुष्परिणाम में बदल जाता है। और इसका एक बड़ा कारण ये रहा कि पिछली बारिश जो हुई है उस बारिश का पानी का जल जमाव सठियाओं बेल्ट से लिए मुबारकपुर बेल्ट तक है। जो खेती की जमीनें थी वो बिल्कुल अभी तक जलमग्न है और किसान अपनी फसल जो इस बार की गेहूं की फसल बोना चाहता था वो अभी तक बो नहीं पाया। कई हेक्टेयर एकड़, कई 100 एकड़ जमीन अभी भी जलमग्न पूरी तरह से पड़ी हुई है। तो कहीं न कहीं यह मानक के विपरीत और सही ढंग से एक्सप्रेसवे का निर्माण न होने के कारण वहां जल जमाव की स्थिति है और वहां का लोकल गरीब किसान, कंपनियां तो अपना पैसा लेके चली गई, एक्सप्रेसवे बना के अपनी बिल पेमेंट करा के चली गई, लेकिन वहां के गरीब मजदूर और किसानों का जो आफत इस वक्त है गिरी हुई है, बिजली जो गिरी है आफत की, उसका कोई मुझे नहीं लगता कि कोई निराकरण या उसका कोई समस्या का समाधान होता दिख रहा है।
चल रहा है कि बीजेपी ने क्लीन चिट दे दी है कि इसमें कुछ भी नहीं है और सारी चीजें हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर संपूर्ण संसाधन उपलब्ध होता है और संसाधनों की चिकित्सीय संसाधनों की उपलब्धता संपूर्ण रूप से होती तो निश्चित तौर पे मौतों का आंकड़ा ये नहीं होता। और जिस तरह के आंकड़े दर्ज हैं सरकारी कागजात में, उसके विपरीत, उससे बिल्कुल अलग आंकड़े जमीन पे हैं। जब आप किसी गांव में जाएंगी, गांव की हकीकत को, जमीनी हकीकत को आप जानने की कोशिश करेंगी, तो पता ये चलेगा कि बेइंतहा मौतें, असंख्य मौतें उन कोविड के कारण हुई है और चिकित्सीय सुविधाओं के अभाव के कारण हुई है, जिनको सरकारी कागजात में या सरकारी रिकॉर्ड में वो कहीं दर्ज नहीं है। तो इसलिए जो मौतें हकीकत में हुई हैं, जो वास्तविकता है मौतों की, उससे विपरीत आंकड़े जो है वो कागजों में है। तो आंकड़ों की बात करेंगे तो आंकड़ों पे बात करना फिजूल है। अगर जमीन पे बात करेंगे तो मुझे लगता है कि सुविधाओं का नितांत अभाव रहा, जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं कोविड से। आपने अभी जो भी बताया कि विधानसभा से जो भी सभा से समस्याएं हैं, अगर जैसे आपकी जो पार्टी है तो उन समस्याओं की आगे आपकी क्या पार्टी उनकी क्या योजनाएं बनाएंगी? देखिए, विशेषकर देखिए, जैसा नेता होता है और जिस तरह के फैमिलियर बैकग्राउंड से आता है, जिस तरह के सामाजिक बैकग्राउंड से आता है, वो बहुत अहम होता है। उसी तरह की योजनाएं निश्चित तौर पे एक किसान पुत्र हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, पिता उनके किसान, जैसे कि उनको धरती पुत्र कहा जाता है। तो ये जो बैकग्राउंड है, तो निश्चित तौर पे जो योजनाएं आएंगी, हमारी पार्टी का जो एजेंडा होगा, घोषणा पत्र होगा, और जिन योजनाओं को हम अनुपालन जिनका करेंगे भविष्य में सरकार बनने के पश्चात, वो निश्चित तौर पर किसान हितैषी होगी, युवा हितैषी होगी, छात्र हितैषी होगी, उद्योग और कारोबार को आगे बढ़ाने वाली होगी। हम ऐसी योजना लाएंगे जो जनोन्मुख हो, जो जनता के हित में हो, जनहित में काम कर रही हो। ये नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए लाएं, जिससे कि पूंजीपतियों का लगातार विकास हो रहा हो और आम आदमी लगातार गरीबी के रसातल में फंसता जाए और चंद उद्योगपति जो है वो अपनी पूंजी माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची गड्डी इकट्ठा करके सैयार के बिल्डिंग बना लें। ऐसा नहीं होगा। इस असमानता को, जो सामाजिक असमानता है और जो सामाजिक खाई है, उसको कहीं ना कहीं पाट के बहुत हद तक सबको समान रूप से विकास का अवसर प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। अभी 5 साल के बीजेपी के कार्यकाल में जो महंगाई इतना बढ़ी हुई है, इस पे आपकी क्या है? महंगाई, देखिए, जब किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में, क्षेत्र में काम करने वाले कुछ चीज़ें महंगी हो रही हों, तो महंगाई का असर आम आदमी पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। लेकिन जब आपकी बेसिक नीड्स महंगी कर दी जाए, आपकी बुनियादी ज़रूरत की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा जो चीज़ें हों वो महंगी हो जाए, तो ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा समाज, पूरा प्रदेश, पूरा देश उस महंगाई से अछूता नहीं रह सकता। आज की डेट में पेट्रोल डीजल आपकी लाइफ लाइन है, क्योंकि बिना आप परिचालन के, बिना परिवहन सुविधाओं का लाभ लिए, बिना परिवहन सुविधाओं का उपयोग और उपभोग किए आप किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह नहीं कर सकते। सामानों को लाना ले जाना उसी के जरिए है। जब आप पेट्रोल और डीजल महंगा करेंगे तो उसकी कास्ट उसी के साथ मेंशन की जाएगी, ऐड की जाएगी। वो अतिरिक्त भार होगा जो ग्राहकों पे होगा, ग्राहक आम नागरिक है, ये भार सारा उसके ऊपर जाता है। जैसे कि पेट्रोल की कीमत मुझे जहाँ तक लगता है 50 रुपए से कम है, लेकिन सरकार उस पर टैक्स लगा के, उसी टैक्स के जरिए ही अपना जो बजट है उसको, सरकारी कोष को भर के किसी तरह देश को की योजनाओं को संचालित करने का काम कर रही है छोटी बड़ी। ये दिक्कत है। जैसे सपा सरकार में अभी युवाओं को लेकर के, अभी जैसे आप देखे होंगे, चाहे टेट का पेपर रहा हो, चाहे यूपीएसआई का पेपर रहा हो, पेपर होता है, लेकिन पेपर होने के बाद पेपर लीक हो जाता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब वो मंशा इरादा नेक नहीं होता तो उसके जो रिजल्ट होते हैं वो भी कभी अच्छे नहीं आते।
कहीं ना कहीं इसमें सरकार की मंशा में खोट है, सरकार की मंशा में दोष है। वो जानबूझकर, क्योंकि वो अपने संसाधनों का, जो पैसे का इस्तेमाल कहीं और करना चाहती है, वो नहीं चाहती कि नियुक्तियां करके हम रोजगार देके इन पैसों को लोगों तक पहुंचाएं, बल्कि उन पैसों को कैपिटलिस्टों का, पूंजीपतियों के हवाले करके वो दूसरे तरीके से उन पूंजीपतियों का विकास करना चाहती है। आम गरीब घर का बच्चा, आम गरीब परिवार का विकास हो, आम जनता विकसित हो, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस एजेंडे से दूर है। इसीलिए योजनाएं कुछ इस तरह की हैं, कुछ इस तरह की पॉलिसीज हैं जिससे कि गरीब आदमी लगातार गरीबी के रसातल में धंसता जाए और पूंजीपति अपनी पूंजी में लगातार वृद्धि करता जाए। ये उसी का पार्ट है। इस पे बहुत लंबी बात की जा सकती है। मैं इसका जब बहुत गहराई से विश्लेषण करके आपको बताऊं तो बहुत समय लगेगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट बता सकता हूं इस पे कि आखिर मंशा क्या है सरकार की और क्यों इस तरह की दिक्कत आती है। आप हाई सिक्योरिटी सिस्टम की बात करते हैं, आप साइबर सिस्टम की बात करते हैं, आप बेहतर पुलिसिंग की बात कर रहे हैं, उसके बाद आखिर लूप कहाँ है, कहाँ चूक आपसे हो रही है, लूप होल कहाँ छूट जा रहा है, कहाँ सुराख है उस सिस्टम में जहां इस तरह की बड़ी घटनाएं होती हैं और तमाम बहुत सारे बच्चों के भविष्य से रोजाना खिलवाड़ होता है बारी बारी। कभी कोई परीक्षा निरस्त की जाती है, कभी कोई परीक्षा निरस्त की जाती है। तो ये तो हम देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो छात्र हैं यही कर्णाधार हैं हमारे देश के, यही भविष्य हैं। और भविष्य के साथ ये निरंतर जो खिलवाड़ है, ये किसी छात्र के साथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि इस प्रदेश और देश के साथ खिलवाड़ है, देश और प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अगर आपकी सरकार आई तो क्या इसी तरीके से पेपर लीक होते रहेंगे? इस पर हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार आने पे हम इसके लिए हाई सिक्योरिटी, एक तो हमारी मंशा है देखिए कि हम रोजगार देंगे बेरोजगार युवकों को, बेरोजगार युवाओं को नौकरियां देना हमारे एजेंडे में शामिल होगा, हमारे घोषणा पत्र में शामिल होगा, हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा होगा। और समाजवादी पार्टी इस बात के लिए जानी जाती है कि हमने जब भी जो वादा किया उसे पूरा किया है। तो जितनी संख्या में हम रोजगार देने की बात करेंगे सरकार आने के बाद, उससे ज्यादा करके दिखाएंगे, उससे कम नहीं होगा। इस बात के लिए हम पूरे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपने शीर्ष नेतृत्व को देखा है, समाजवादी सरकार को देखा है कि सरकार ने जनता से जितने वादे किए हैं उसे पूरा करने का काम किया है, उससे ज्यादा काम करने का काम किया है। यह तो आप जब भी उत्तर प्रदेश का इतिहास और विकास के इतिहास में जब भी नजर डालेंगे तो आप कोई भी कितना भी गलत बयानी करने वाला भी इंसान होगा, इस बात का एतराफ, इस बात का को स्वीकार जरूर करेगा कि समाजवादी पार्टी ने जितने विकास के काम उत्तर प्रदेश के अंदर किए हैं, अब तक ऐसा काम किसी सरकार ने नहीं किया है। अपने आप में समाजवादी सरकार अद्वितीय और अनुपम कार्यों के लिए अनुपम उदाहरण है, बेहतरीन काम के लिए, बेहतरीन विकास के लिए उत्तर प्रदेश के। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए, और आपसे जो भी बातें हुई हैं बहुत ही अच्छा लगा सब सुन के। सर इसके लिए आप और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने चैनल पर बुलाने के लिए और एक खूबसूरत गुफ्तगू के लिए, एक अच्छा मैसेज प्रदेश को देने के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को आपने माध्यम चुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया।